नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो एमसीक्यू अपन स्टार्ट कर रखे थे मॉल बायो के। तो डीएनए से रिलेटेड चाहे आरएनए से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड हमेशा जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी बनते ही बनते हैं। तो उन्हीं के रिगार्डिंग आज अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक अपन कल डिस्कस कर चुके थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखोगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, जब भी एग्जाम में आप बैठोगे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हो चाहे सेकंड ग्रेड में हो, तो आपको ये जो सेंटेंस आजकल सीधा क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं। या तो इनकरेक्ट पूछेंगे या करेक्ट पूछेंगे, या रॉन्ग स्टेटमेंट पूछेंगे, इज़ नॉट रॉन्ग पूछेंगे, नॉट करेक्ट पूछेंगे। मतलब इस प्रकार के सेंटेंस ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। ये सेंटेंस ठीक है कि जो हिस्टोन क्रोमेटिन जो होता है, हिस्टोन जो प्रोटीन होता है H2A, H2B, H3 और H4 के ऊपर डीएनए जो है वो लिपटा हुआ रहता है इस प्रकार से। तो डीएनए जो लिपटा हुआ है ये क्या रहता है, लूजली लिपटा हुआ रहता है। और लूजली लिपटा हुआ रहेगा तो सीधी सी बात है, ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आराम से क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो वो जीन कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो यू क्रोमेटिन है लूजली पैक और एक्टिव होते हैं। ये यहाँ पे देखो, हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक होंगे तो इसका मतलब ये जीन इनएक्टिव प्रकार के होते हैं। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर सी ऑप्शन, हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। ये भी ठीक है। इसका मतलब ए भी ठीक था, सी भी ठीक है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन एमिनो एसिड, ये भी ठीक है। टिपिकली न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए इन हेलिक्स, ठीक है ना। जब कितने पाया जाता है, ये 200 बेस पेयर डीएनए जो है वो पाया जाता है किसके ऊपर, एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर। तो इसका मतलब सेंटेंस जो है ए, सी एंड डी ऑप्शन इसका राइट है। ए, सी, ये देखो ए, सी और डी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देखोगे, ट्रांसपोजोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग द विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ट्रांसपोजोन्स है वो कहाँ यूज में ले सकते हो आप। तो किसी भी जीन को आप म्यूटेंट करना चाहते हो, किसी जीन को एक्सप्रेशन को आप रोकना चाहते हो। देखो, ट्रांसपोजोन अपन कहते हैं किसे हैं कि भाई कोई भी जंपिंग जीन हो जिसके ऊपर दोनों साइड में रिपीटेटिव सीक्वेंस पाई जाती हो और बीच में ट्रांसपोजेज एंजाइम का एक जीन पाया जाता हो। ये एक एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए से एक प्रोटीन बनती है। इसे एंजाइम कहते हैं ट्रांसपोजेज। ये ट्रांसपोजेज यहाँ से कट करता है इसको और यहाँ से कट करता है। इसके अलावा जहाँ इसको जाना है वहाँ पर भी कट करता है इस प्रकार से, और इसको क्या करेगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। अब यहाँ पे जो गया है ये, इसको क्या कर दिया इसने, म्यूटेंट। ये क्या हो गया, म्यूटेंट हो गया, डैमेज हो गया। इसका मतलब ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो जीन साइलेंसिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जीन साइलेंसिंग। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में अगर अपन देखेंगे, इफ जेनेटिक्स, जो साइंटिस्ट है जेनेटिक्स वाले, दैट ब्लाइंड अप्रोच फॉर द सिक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के कंप्लीट जीनोम की वो ब्लाइंड सिक्वेंसिंग मतलब अप्रोच करता है बाई असेसमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट को लेकर कंप्लीट जीनोम की वो सीक्वेंसिंग करना चाहता है। जो मेथडोलॉजी अडॉप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड, कि इसके द्वारा कौन सा मेथड यूज में लिया गया है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एनोसन बोलते हैं, सीक्वेंसिंग एनोसन। सीक्वेंस एनोसन मेथड जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे 24 नंबर, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर। डीएनए की जो लेंथ है वो कितनी है, 1.1 मीटर है। इसका मतलब अपन इसको अगर ऐसे लिखें 1100 मिलीमीटर,
ये है। व्हाट विल द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे? अगर कोई डीएनए की लेंथ है वो 1100 mm है तो उसकी डीएनए की लेंथ कितनी होगी? तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि भाई जो mm में यदि कोई डीएनए है तो उसकी लेंथ अगर अपन देखेंगे तो 10⁶ बेस पेयर होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अपन देखें नंबर 1.1 मीटर ये दी गई है, इसको अपन लिखेंगे 1100 mm, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर अभी अपने को पता नहीं है, x मान लेते हैं, ठीक है, इनटू यहाँ पे देखेंगे अपन डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 0.34 नैनोमीटर। ये अपन जानते हैं 0.34 जो होता है वो नैनोमीटर क्या होता है? दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है। यहाँ पे अपने को नंबर ऑफ बेस पेयर जो है वो पता नहीं है अपने को, तो ये निकालना है। तो यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ बेस पेयर मतलब x बराबर आप करोगे ऊपर तो आ जाएगा 1100 इंटू 10⁶, जो मैंने आपको बताया है कि इसमें मिलीमीटर में यदि करते हो तो इसकी अप्रोक्स बेस पेयर होने की संभावना रहती है मिलीमीटर में 10⁶। तो अपॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे ले लो 0.3, ये आ गया नीचे। जब आप इसको 11 के अंदर डिवाइड करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 32.33 इंटू 10⁶ के आसपास आता है। अब यहाँ से आप देखोगे इसको, यहाँ पे अगर इस पॉइंट को आप इधर लेके आओ, इसको पहली चीज़ तो ये है कि ये 2 0 बचे हुए हैं, ये 2 0 इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10⁸ हो जाएगा। अब इसको पॉइंट को यहाँ लेके आओगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट, और 3 को इसमें 2 को 3 लिख सकते हो इंटू 10⁸, इधर ये हो जाएगा 9, 8 है तो एक पॉइंट इधर लेके आते हैं, एक इधर बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻⁹ बेस पेयर। ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ये वाला है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इस प्रकार इसकी डाटा आप निकाल सकते हो। यदि इसमें अपन देखेंगे कि एक बैक्टीरिया के अंदर लेंथ, डीएनए की लेंथ यदि पूछी जाए आपसे कितनी होती है? 1.36 मिलीमीटर ये होती है डीएनए की लेंथ। इसमें नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं? 3.6 इंटू 10⁶, 3.4 के आसपास होता है, 3.4 इंटू 10⁶ के आसपास इसके डाटा होते हैं ना। और वैसे देखोगे तो 4 इंटू 10⁻, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू 10⁶। ये बैक्टीरिया की डीएनए की बेस पेयर होते हैं। किसमें? इसके अंदर। कभी डीएनए को पूछा जाए कि बैक्टीरियल डीएनए की जो साइज होती है 1.36 mm होती है, तो ये इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। आगे अपन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो 25 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यहाँ पे देखोगे, इन एन ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन, जो लैकोपेरोन कल अपन पढ़े थे, ये लैकोपेरोन है आपका, ये लैकोपेरोन है। पहला जो जीन है वो आई जीन है, उसके बाद में क्या है? प्रमोटर है, उसके बाद में क्या है? ऑपरेटर है, जेड वाई ए और टर्मिनेटर ये है। अपन जानते हैं आई जीन के द्वारा क्या बनाया जाता है? एक रिप्रेसर बनाया जाता है। ये रिप्रेसर कैसा होता है? एक्टिव होता है। लेकिन यदि इसमें कोई म्यूटेशन हो तो ये भी जीन कैसा होगा? रिप्रेसर भी कैसा बनेगा? म्यूटेटेड बनेगा। म्यूटेटेड बनेगा तो ये यहाँ पर जाकर बाइंड होगा ही नहीं होगा तो लैक्टोज डालो चाहे ना डालो मीडियम के अंदर, जीन हमेशा आरएनए पॉलीमरेज आएगा और जीन क्या होगा भाई? एक्सप्रेस होगा, जीन हमेशा एक्सप्रेस होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे
यहाँ पे आप एक मिनट क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा पहले थोड़ा सा ना। एन इकोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट म्यूटेटेड एंड इट प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड टू इंड्यूसर मॉलिक्यूल। इंड्यूसर मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे इसमें म्यूटेशन है। अगर आप इंड्यूसर के रूप में क्या यूज में लेते हो, लैक्टोज या आपने डाल भी दिया, वो इसको इनएक्टिव कर ही नहीं पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या है, ये यहाँ पर जाकर बाइंड होगा और ये आगे ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। इसका मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा क्योंकि ऑपरेटर पे जाके बाइंड होगा। प्रॉब्लम क्या हुई है कि आई जीन में म्यूटेशन होने के कारण से जो रिप्रेसर बना है, उस रिप्रेसर के साथ में इंड्यूसर बाइंड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंड्यूसर बाइंड होगा तो इसको इनएक्टिव करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या इंड्यूसर बाइंड ही नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके बाइंड होगा ये तो, और बाइंड होगा तो किसको रोकेगा, आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे रोक देगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ZY जीन का ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखेंगे इंड्यूसर मॉलिक्यूल इफ ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड विद लैक्टोज, यदि लैक्टोज प्रेजेंट है, वो बाइंड ही नहीं हो पा रहा लैक्टोज यहाँ पे इसके साथ, दैट व्हाट विल बी द आउटकम क्या होगा, ओनली Z जीन विल बी गेट ट्रांसक्रिप्शन, ये तो होगा ही नहीं, ZYA जीन विल बी ट्रांसक्राइब्ड नहीं होगा, ZYA जीन विल नॉट बी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे 10 ई कोलाई सेल विद 10 टू पावर, यहाँ पे दे रखी है नाइट्रोजन, 15 नाइट्रोजन है ना, 15 नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA आर इंक्यूबेटेड इन मीडियम कंटेनिंग N15 न्यूक्लियोटाइड आफ्टर 60 मिनट, हाउ मैनी ई कोलाई सेल विल हैव DNA टोटली फ्री फ्रॉम N15। कितने टाइम के बाद में, 1 घंटे के बाद में कितनी सेल्स डिवीजन होने के बाद में इसमें टोटली फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा 60 सेल डिवीजन होने के बाद में लगभग जो N15 है वो N14 के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन वैसे हालांकि कभी पूछे नहीं गए हैं और पूछे भी नहीं जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता है भी नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हिस्टोन इज रॉन्ग। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हिस्टोन और DNA से रिलेटेड जो DNA पैकिंग मटेरियल है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बनता है और बनता रहेगा, तो ये जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए एट यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो ठीक है, ऑक्टामर बनता है, प्रत्येक की जो है वो 2 कॉपी होती है, प्रत्येक की कितनी होती है, 2 कॉपी होती है, तो यहाँ पर इनके कितने हो गई, ऑक्टामर, ये हो गया ऑक्टामर। द pH ऑफ स्टोन इज स्लाइटली एसिड नहीं बेस होती है, बेसिक होती है, एल्केलाइन होती है। हिस्टोन आर रिच इन एमिनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन, ये तो ठीक है। हिस्टोन आर कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये भी ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे इसमें रॉन्ग जो आंसर पूछा है तो ये कौन सा जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा, जो रॉन्ग दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन 28 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द only enzyme, which is the only enzyme that has capability to catalyze the initiation, elongation and termination in the process of the transcription in prokaryotic। ठीक है, ये प्रोसेस जो होती है वो किस में होती है, तो किस में होती है, RNA पॉलीमरेज में होती है। यहाँ पे देखें विच ओनली एंजाइम कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, तो किस में होती है, ये RNA पॉलीमरेज में होती है। ट्रांसक्रिप्शन में पूछा है ये, तो RNA पॉलीमरेज डिपेंड ऑन DNA पे डिपेंड होने वाले RNA पॉलीमरेज। यहाँ पे देखो DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज दिया है, क्योंकि तो रेप्लिकेशन में काम आता है। ट्रांसक्रिप्शन में पूछा है यहाँ पे आपको, देखो यहाँ पे अपन देखेंगे DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये ऑप्शन सही है। DNA डिपेंडेंट, DNA से ही RNA बनता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसका मतलब DNA को यूज में टेम्पलेट के रूप में यूज में लेते हुए क्या बनाता है वो, RNA पॉलीमरेज का, RNA पॉलीमरेज जो है वो क्या बनाता है, mRNA का निर्माण करता है। इसका मतलब ये एंजाइम जो है वो इसका राइट आंसर है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है।
29 नंबर में देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कौन से आरएनए यूज में आते हैं। तो देखो एमआरएनए तो मुख्य है ही है, एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम आके बाइंड होते हैं, तो राइबोसोम में क्या होते हैं आरएनए होते हैं, ऊपर से टीआरएनए आते हैं एंटीकोडॉन और एमिनो एसिड को लेकर, ये एमिनो एसिड है और ये टीआरएनए है। इसका मतलब एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए तीनों ही यूज में आते हैं। एमआरएनए भी यूज में आता है, टीआरएनए भी यूज में आता है, आरएनए ये यूज में नहीं आता है। स्मॉल जो है इंटरफेरेंस आरआरएनए है जो है वो यूज में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखोगे इफ़ एडेनिन मैक 30%, यदि एडेनिन जो है वो 30% है तो बाकी न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए में होते हैं वो कितने होते हैं। तो एडेनिन के बराबर ही होंगे थायमिन, थायमिन भी कितने होंगे 30 होंगे, 30 और 30 60 बचे 40, 40 में डिवाइड करोगे तो 20, तो 20 ही आ जाएंगे गुआनिन, 20 आ जाएंगे साइटोसिन। तो ऑप्शन में यहाँ पे देखोगे थायमिन 30, गुआनिन 20 और साइटोसिन 20। राइट आंसर क्या जाएगा सी ऑप्शन, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो आ जाए आपका है वो सी ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 31, ई कोलाई हैज़ बेस पेयर, कितने बेस पेयर होते हैं 4.6 × 10⁻⁴ बेस पेयर होते हैं डीएनए के अंदर, मतलब बैक्टीरिया में। कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट दैट द एवरेज रेट ऑफ पोलिमराइजेशन अप्रोक्स। तो 18 मिनट में यदि कंप्लीट करते हैं तो इसकी अप्रोक्सीमेट जो रेट है पोलिमराइजेशन करने के, न्यूक्लियोटाइड जोड़ने की, वो कितनी होगी। तो लगभग जो है वो अपन देखेंगे यहाँ पर 4000 के आसपास इसकी होगी, 4000 बेस पेयर पर सेकंड के आसपास। ऐसे क्वेश्चन भी शायद आरपीएससी में कभी पूछे गए, कभी आए भी नहीं हैं, फिर भी आए होंगे तो कभी एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर इन सभी का मैं एक साथ में अपन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अपन देखेंगे आगे क्वेश्चन। अगर आप देखोगे देखो 32 नंबर में, द नेम ऑफ एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए निर्माण के दौरान, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होता है, सिंपल सा हेलिकेज एंजाइम यूज में आता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। हु कॉइंड द टर्म काइनेटिन। काइनेटिन जो टर्म है, काइनेटिन होता क्या है तो अपन सभी जानते हैं कि जो आपका प्लांट हार्मोन है, खासतौर से साइटोकाइनिन है, उसका एक एग्जाम्पल है काइनेटिन, जो खासतौर से प्लांट टिश्यू कल्चर मीडियम के अंदर भी यूज में लेते हैं फॉर सूट ग्रोथ के लिए काइनेटिन। तो किसने दिया था, स्कुग एंड मिलर जो थे, प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क भी इन्होंने किया था, स्कुग एंड मिलर ने। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 में अगर आप देखोगे, द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए नाइट्रोजन बेस लिंक्ड टू OH कि जो अपन देखेंगे यहाँ पर ये शुगर है, एक नंबर कार्बन 1 2 3 4 और यहाँ पर CH2OH है। यहाँ पे आके क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस आके जुड़ते हैं। इसका मतलब 1 नंबर OH के ऊपर आके जुड़ते हैं किसके, शुगर के, राइबोस शुगर के। 2' पेंटोस शुगर, 3' पेंटोस शुगर, 5' पेंटोस शुगर और ये 1' पेंटोस शुगर। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में अगर आप देखोगे, द टर्म न्यूक्लिन वॉज, ठीक है ना, सबसे पहले जो बैंडेज है या फिर जो पस सेल्स थी, इनके अंदर एक एसिड जो प्रोडक्ट है उसका खोज किया गया था, एसिड, और उनके अंदर उनको देखा गया कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, और इसका नाम दिया गया न्यूक्लिन, ठीक है ना। और किसने दिया था, तो ये मिश्र ने दिया था सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, मिस्र। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार ऐसे क्वेश्चन है वो कॉमन बन जाते हैं साइंटिस्ट रिलेटेड। वैसे भी आरपीएससी ज़्यादा जो बेसिक क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछती है, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसलिए जो भी पढ़ो आप लोग, हर साइंटिस्ट का नाम, छोटी छोटी चीज़ों को बेसिक जो भी है उनके नोट्स में शामिल जरूर कीजिए आप लोग, क्योंकि जब आप पेपर को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाई लेवल की चीज़ें बहुत कम पूछी गई हैं। टॉपिक हो सकता है हाई लेवल का हो, लेकिन हाई लेवल के टॉपिक के अंदर भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एकदम इजी वे वाले पूछे जाएंगे। सिर्फ इतना सा है कि आपने हाई लेवल के टॉपिक कितने पढ़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना बड़ा लॉजिक कोई पूछा जाए। बड़े लॉजिक वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो कोई 2 4 या 5 आते हैं। उसके अलावा जो एवरेज वाले क्वेश्चन वहीं ज़्यादा आते हैं या बेसिक वाले ज़्यादा आते हैं।
तो सबसे बड़ी अपनी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है अपने बेसिक वाले क्वेश्चंस की। अपने हाई लेवल की स्टडी की होती है, आप बहुत डीपली पढ़ लेते हो, लेकिन फिर भी पता चलता है कि आरपीएससी के अंदर जब बैठते हो एकदम बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, साइंटिस्ट के नाम भी पूछ लेते हैं, डार्विन कौन से जहाज़ से गया था वो जहाज़ पूछ लिए, मतलब बेसिक क्वेश्चंस वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे जो टर्म्स है बेसिक जो है उनको आप मिस ना करें, हर छोटे छोटे नोट्स के अंदर वो चीज़ें शामिल करते रहिए। तो आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।